मैथ्स पेडागोजी के लगभग 100 इंपॉर्टेंट टैगवर्ड्स मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। हर एक चैप्टर से पूरी मैथ्स पेडागोजी का ये वीडियो एक तरह से निचोड़ होगी। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसमें से मैं आपको लगभग 100 के आसपास टैगवर्ड्स पॉजिटिव बता दूंगा और कुछ मैं आपको नेगेटिव टैगवर्ड्स भी बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के यूट्यूब चैनल पर। यहां पर हम लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अभी तक जिसने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके मैथ्स पेडागोजी के पॉजिटिव और नेगेटिव टैगवर्ड्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला ही जो टैगवर्ड है वो है आपका सरल। आप बोलोगे कि सरल ये चीज क्या है? तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसका नेचर हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैथ पेडागोजी है तो जो गणित है उसका नेचर कैसा है, ये मैथ्स पेडागोजी का पहला ही चैप्टर है। और मैथ्स पेडागोजी का पहला चैप्टर ये कहता है कि जो मैथ की प्रकृति है, गणित की प्रकृति है, कैसी होती है? सरल। कैसी होती है? सरल। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि गणित की प्रकृति कैसी होती है? सरल। जैसे आप सब लोगों की नेचर कैसा है, मेरा नेचर कैसा है, बाकी सबका नेचर अलग अलग होता है, ऐसे ही गणित का जो नेचर है वो सरल होता है। कैसा होता है? सरल। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रश्न में दिया रहेगा सुदृढ़, सरल, कठिन, बहुत सारी चीजें, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरल कैसे हो सकता है, मैथ तो कठिन सब्जेक्ट लगता है हमें, इसका नेचर सरल कैसे हो सकता है? तो गलत करके चले जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं, गणित विषय इसका जो नेचर है वो एकदम सरल है। और क्या क्या है इसका नेचर? तार्किक है, तार्किक रूप से सोचने वाला होता है, तर्क पर आधारित होता है पूरा गणित। पूरा जो गणित है आपका वो तर्क पर ही आधारित है। तार्किक चीजें होंगी सारी चीजें, बिना तर्क के कोई भी एक भी सवाल हल नहीं हो रहा होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि गणित का नेचर और कैसा है? तार्किक है। तीसरा है और कैसा है? अधिक स्पष्ट है, बाकी विषयों की तुलना में अधिक स्पष्ट है, क्रमबद्ध है। सारी चीजें क्रमबद्ध ही तो होती हैं, सुदृढ़ तरीके से ही तो होती हैं। ये मैथ्स का नेचर मैं आपको बात कर रहा हूं कि मैथ्स का नेचर कैसा है? क्रमबद्ध है, सुदृढ़ है, मतलब सारी चीजें क्रमबद्ध होती हैं। पहले आपको बोर्ड मास वाले फॉर्मूले से आप क्वेश्चन करोगे तो पहले आपको ब्रैकेट के बाद डिवाइड ही करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं, यानी कि कैसा है? क्रमबद्ध और सुदृढ़ है। आगे बढ़ते हैं। आगे है तर्क और तार्किक चिंतन पर यह बल देता है। किस पर बल देता है? तो गणित पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी से आपका प्रश्न आ गया और उसमें चिंतन वाली बात आ रही है तो आंख बंद करके लगा देना आंसर। तार्किक चिंतन पर बल देता है। किस पर बल देता है? तर्क और तार्किक चिंतन पर। ठीक है, ये सारे आपको ऑप्शन में दिख जाए, आंख बंद करके लगा देना, आंसर आपके 100% यही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक जीवन से जोड़ने वाला होता है गणित। जैसे आपका ईवीएस होता है वास्तविक जीवन से जोड़ने वाला, वैसे ही आपका गणित भी वास्तविक जीवन से जोड़ने वाला होता है। तो वास्तविक जीवन से जोड़ने वाला ये जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल पॉजिटिव होता है। कहीं भी ऑप्शन में दिख जाए आंसर टिक करके चले आना। आगे है सीखने के अवसर। सीखने के अवसर ये मतलब नॉर्मल टैगवर्ड है। सीखने के अवसर उपलब्ध कराना बच्चे को तो अपने आप में पॉजिटिव होता है, चाहे आपका बाल विकास हो, चाहे आपका हिंदी पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, कोई भी हो। सीखने के अवसर उपलब्ध कराना बच्चे को अपने आप में पॉजिटिव आता है और यह चीज आपकी मैथ्स पेडागोजी में भी खूब आती है। आगे है आपका गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना। जो गणितीय आपका विचार होता है, तर्क संबंधी जो आपका विचार होता है, उसको प्रोत्साहित करने वाली बात अगर आपको किसी ऑप्शन में दिख जाए तो टिक करके चले आना, बड़ा ही पॉजिटिव होता है ये और हमेशा आंसर होता है। समझ और चिंतन विकसित करना, ये भी अपने आप में बड़ा पॉजिटिव है। प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, समझ और चिंतन विकसित करना अपने आप में बड़ा पॉजिटिव होता है। समझ विकसित करना, चिंतन विकसित करना, और चिंतन भी कैसा होगा? तार्किक चिंतन। ये सारी चीजें क्या हैं? पॉजिटिव हैं। विस्तार पर ध्यान देना, जैसे विस्तार पर ध्यान देने वाली बात अगर किसी ऑप्शन में आपको दिख जाए तो टिक करके चलिए ना, पॉजिटिव में गिनते हैं हम इसको। ठीक है, विस्तार हो रहा है, किसी भी सोच का विस्तार हो रहा है, उसकी गणितीय सोच का विस्तार हो रहा है ना, उसकी समझ का विस्तार हो रहा है। तो विस्तार पर ध्यान देना अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए तो टैगवर्ड्स कैसा है? ये पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं। व्यापक विकल्प, ये एक ऐसा वर्ड है,
मतलब किसी भी सिचुएशन में आपको डालकर बोलेगा कि व्यापक विकल्प, इसके कौन सा विकल्प हो सकता है कि आपको किसी सिचुएशन में फंसा देगा, और ऑप्शन में आपको दिया रहेगा व्यापक विकल्प उपलब्ध कराएंगे बच्चों को, यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े विकल्प उसके सामने होते हैं। तो ये होगा आंसर आपका हमेशा व्यापक विकल्प। अगर प्रश्न में पॉजिटिव पूछा है तो इसको टिक करके आना, अगर नहीं पूछा है प्रश्न में दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो आपको इसको तुरंत क्रॉस कर देना है, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव है। गणित के ज्ञान का आधार क्या होता है? गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। क्या होती हैं? हमारी ज्ञानेंद्रियां। जैसे मारिया मोंटेसरी की जो मोंटेसरी विधि थी वो किस पर आधारित थी? हमारी ज्ञानेंद्रियों पर। ऐसे ही गणित के जो ज्ञान होता है उसका आधार कौन होता है? हमारी ज्ञानेंद्रियां। इसका मतलब यह है कि गणित कहां से निकल के आता है? हमारी ज्ञानेंद्रियों से। तो ये पूरा एक चैप्टर को कवर कर देगा। मैंने कुछ कुछ लाइन इसमें ऐसी रखी हैं जो आपके पूरे चैप्टर को कवर कर देंगी, है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि गणित के ज्ञान का आधार कौन है? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी आंखें हैं, हमारा मस्तिष्क है, हमारा संज्ञान है। तो क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। याद रखेंगे आप। गणित के ज्ञान का आकार कैसा है? निश्चित है, अनिश्चित है ना, व्यापक है, संकुचित है, ऐसा बोल देगा। तो गणित के जो ज्ञान का जो आकार है वो कैसा है? निश्चित है। जैसे हमने कोई एक सवाल सॉल्व कर लिया, हम प्लस करना सीख रहे हैं, तो एक निश्चित समय पर जाकर प्लस खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है साइंस की तरह व्यापक नहीं है, अनिश्चित नहीं है। साइंस क्या है? अनिश्चित है, लेकिन गणित क्या है? निश्चित है। ये सारी चीजों पर आपको ध्यान देना है। गणित का ज्ञान कैसा है? उसका आकार कैसा है? निश्चित। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये जो लाइन है पूरे एक चैप्टर को आपको कवर कर देती है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी ने भी गणित पेडागोजी का कोर्स अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए आप। प्लेलिस्ट में आपको पहली प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी मैथ्स पेडागोजी कंप्लीट कोर्स की। लगभग 2 घंटे हैं, अगर आपके पास निकाल पाए 2 घंटे में पूरा मैथ्स पेडागोजी मैंने कवर करवा दी है, प्लस उसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। ठीक है, तो उनको आप जरूर देखिएगा। पॉजिटिव टैगवर्ड्स हमारा नेक्स्ट कौन सा था? गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप देना। जैसे मान लीजिए बोल रहा है जैसे 2 केले कितने होते हैं, तो बच्चा बोलेगा कि 4 होते हैं, 2 + 2 केले। तो वहां पर वो चीज केले कैसी चीज है? मूर्त। लेकिन अमूर्त चीज है, यानी कि हमको दिख नहीं रही है। फिर उसको मूर्त बना दिया जाता है। कैसा बना दिया जाता है? मूर्त बना दिया जाता है। जैसे हम गणित में सवाल करते हैं ना कि जैसे इस बिल्डिंग का आकार इतना है, हाइट इतनी है, तो वो सारी चीजें अमूर्त होती हैं। हम उस बिल्डिंग की हाइट को मापने तो नहीं जा रहे, लेकिन उसका क्या है, बाद में वो मूर्त बन जाती हैं चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित कैसा होना चाहिए, वो बात आती है। प्राथमिक स्तर पर मैं आपको बता देता हूं। प्राथमिक स्तर पर गणित होता है सामाजिक एवं व्यावहारिक। आप याद रखेंगे, प्राथमिक स्तर पर गणित कैसा होता है? सामाजिक एवं व्यावहारिक। अब यहां पर बात आती है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित कैसा होता है? मानसिक रूप से सोचने वाला। कैसा होता है? मानसिक रूप से सोचने वाला, है ना। तो गणित कैसा है प्राथमिक स्तर पर? सामाजिक एवं व्यवहारिक। इससे आपको प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएगा, और जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे होंगे उनको यह प्रश्न देखने को मिल सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित कैसा होता है? मानसिक रूप से सोचने वाला। मानसिक जो गतिविधि है उन पर बल देता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि गणित कैसा होना चाहिए? एनसीएफ 2005 कहता है कि बालक की सोच का गणितीयकरण करने वाला होना चाहिए। गणित कैसा होना चाहिए? जो बालक की सोच का गणितीयकरण कर सके। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है, ये सारी चीजें आपको याद रख लेनी है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित कैसा होता है? जो बालक की सोच का गणितीयकरण करे। ठीक है, तो ये हो गई मैथ्स के पेडागोजी के पॉजिटिव वर्ड्स। इसके बाद और भी चीजें हैं। अब हम यहां पर मैं आपको थोड़ी सी चीजें और बता देता हूं मैथ्स पेडागोजी से कि गणित का जब हम पढ़ते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार तो मैंने आपको बता दिया कि बालक की सोच का गणितीयकरण करना एनसीएफ 2005 के अनुसार होता है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य होता है? जब हम प्राथमिक स्तर पर बच्चे को गणित पढ़ाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? चलिए एक एक करके देख लेते हैं। संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। अब आपको कंफ्यूज यहां पर होना नहीं है। प्राथमिक स्तर की चीजें अलग हैं, उच्च प्राथमिक की अलग हैं। प्राथमिक स्तर पर हमारे उद्देश्य अलग होते हैं, उच्च प्राथमिक पर हमारे उद्देश्य अलग होते हैं। तो इनमें कंफ्यूज मत होना,
इनको आराम से ध्यान से देखना, ठीक है। एक एक करके बता रहा हूं। प्राथमिक स्तर पर कौन सा क्या करना होता है हमें? संख्या संबंधी कौशल का विकास। संख्याएं तो बतानी होती है उनको, तो वो जो कौशल है संख्याओं वाला उसका विकास करना होता है। और माप तौल की इकाइयों को विकसित करना, जो भी उसको बताएंगे लंबाई चौड़ाई ये सारी जो इकाइयां हैं इन सभी को विकसित करना, ये सारी इकाइयों का यानी कि माप तौल की इकाइयों को विकसित करना हमारा उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आगे है गणितीय संक्रियाओं का विकास करेंगे हम प्राथमिक स्तर पर। गणितीय संक्रियाओं का विकास मतलब, इससे मतलब यह है कि उसको जोड़ घटा गुणा भाग ये सारी चीजें बताएंगे, है ना। तो गणितीय संक्रियाओं का विकास हम किस स्तर पर करते हैं बच्चे का? प्राथमिक स्तर पर। और मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहित करेंगे हम, है ना। मूर्त से अमूर्त मतलब जो चीजें उसके सामने हैं उससे लेकर अमूर्त की ओर जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को सबसे पहले मूर्त चीजें दिखाते हैं, उसके बाद अमूर्त की ओर जाते हैं। ये चीज होती है प्राथमिक स्तर पर। लेकिन उच्च प्राथमिक पर क्या उद्देश्य होते हैं, एक एक करके वो मैं आपको बता देता हूं। उच्च प्राथमिक पर पहला उद्देश्य हमारा होता है गणना संबंधी कौशल का विकास करना, कि बच्चा गणना कर पाए। संख्याएं उसको सिखा दी प्राथमिक स्तर पर, जब वो उच्च प्राथमिक स्तर पर पहुंचा फिर उसको गणना करना भी हम सिखाएंगे, है ना। गिनती गिनना सारी चीजें उनको संक्रियाएं करना, वो सारी चीजें कब सिखाते हैं हम? उच्च प्राथमिक स्तर पर। आगे है परिकलन संबंधी कौशल का विकास। परिकलन संबंधी कौशल, परिकलन कलन ये सारी चीजें मैंने आपको मैथ्स पेडागोजी वाले उसमें बताई हैं। आप इसको बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको वो वाली वीडियोस बड़े ध्यान से देखनी है। लगभग 2 से 2.5 घंटे की वो है वीडियो है, 8-9 के आसपास वीडियो हैं, उनको आप देख लेना, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे आपके लगेंगे, आपको मैथ्स पेडागोजी का पूरा कोर्स हो जाएगा। और उसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, कलन क्या है, परिकलन क्या है, व्यवकलन क्या है, सारी चीजें बताई हैं, बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। परिकलन कलन संबंधी मतलब जोड़ना घटाव से संबंधित ही होता है। अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करते हैं हम इसमें, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर में मूर्त से अमूर्त जाएंगे और उच्च प्राथमिक स्तर पर अमूर्त से मूर्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्लेषण योग्यता को पोषित करेंगे, बच्चा विश्लेषण कर पाए, चीजों को विश्लेषित कर पाए, चीजों में विश्लेषण कर पाए, है ना। तो विश्लेषण संबंधी योग्यता का विकास हम बच्चे में कब करते हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पर। कब करते हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो ये सारी चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य हैं, एनसीएफ के अनुसार क्या उद्देश्य हैं, उच्च प्राथमिक पर क्या उद्देश्य हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गणित पेडागोजी का कुछ निचोड़ मैंने आपके लिए रखा है कि गणित शिक्षण जब हम बच्चे को कराते हैं तो किस तरह कौन कौन सी चीजों को हम उसमें विकसित करते हैं। सबसे पहले बालकों की जिज्ञासा संतुष्ट होती है। बालकों में जो भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, चीजों को जानने की इच्छा होती है, वो संतुष्ट होती है किससे? गणित के द्वारा। किससे? गणित के द्वारा। इसके अलावा दूसरा है रचनात्मक प्रवृत्तियां। जो रचनात्मक यानी कि रचनात्मक का मतलब ये होता है, जैसे आपने रचनात्मक सुना होगा कि बालक कैसा होता है? रचनात्मक होता है, यानी कि खुद से ज्ञान की वो रचना करता है, क्रिएटिव होता है। तो क्रिएटिव जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें उसमें डालते हैं हम, ठीक है। आत्मसंतुष्टि, उसको एकदम सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। गणित शिक्षण के द्वारा हम उसको सेटिस्फेक्शन देते हैं। आत्म प्रकाशन, है ना, अपने अंदर जो चीजें हैं उनको जान सके। मानसिक भावनाएं, उनकी तृप्ति संतुष्टि होती है ना। तो गणित शिक्षण के ये कुछ और उद्देश्य होते हैं, ये भी आप याद रखिए। ये सारी चीजें किससे होती हैं? गणित शिक्षण से। जैसे बच्चा गणित का सवाल कर रहा है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और 5वें स्टेप में उसका आंसर सही निकल के आ गया, तो उसको आत्मसंतुष्टि होती है कि नहीं होती है? उनकी मानसिक भावनाएं, उसकी तृप्ति और संतुष्टि उसको होती है कि नहीं होती है? तो ये बड़ा ही पॉजिटिव सा चीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गणितज्ञ हैं हॉगवेन, इन्होंने गणित के बारे में एक डेफिनेशन दी है कि गणित हमारी सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। सभ्यता और संस्कृति का दर्पण कैसे है मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारी सभ्यता संस्कृति, जो पुरानी सभ्यताएं हैं, तो वहां पर चीजें कैसी होती थी वो गणित के माध्यम से ही तो हमें पता चलता है। अब जो डेट्स हैं हम, जैसे 1661 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, तो ये डेट्स में क्या है? गणित है। तो गणित हमारी क्या है? सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये डेफिनेशन किसकी है? इसको आप याद कर लीजिए, गणितज्ञ हॉगवेन की। किसकी है? हॉगवेन की। आगे बढ़ते हैं। एक नोट है मैंने आपके लिए रखा है कि गणित की भाषा कैसी होती है? सरल, बोधगम और मानसिक स्तरानुसार होनी चाहिए। गणित की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए,
सरल क्या मैंने आपको बताया था कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, सरल। उसकी भाषा भी कैसी होनी चाहिए, सरल। बोधगम्य होनी चाहिए, पढ़ने योग्य होनी चाहिए, और बच्चों के मानसिक स्तरानुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे के मानसिक जो स्तर है उसके आप आगे तक ले जाएं उसको, ऐसा नहीं है। बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे टैग वर्ड्स आ रहे हैं इसमें, आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत सारे टैग वर्ड्स आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें आपको बिल्कुल निचोड़ है ये गणित पेडागोजी का। गणित की जो भाषा होती है तो उसके क्या क्या कार्य होते हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। ये देखिए गणित की भाषा के कार्य हैं ये, इनको ध्यान से देखिएगा। तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, तो मैंने आपको बताया था कि गणित की प्रकृति कैसी होती है तार्किक, तो तार्किक चिंतन को यह बढ़ावा देगी। संकल्पना और शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करेगी, क्या संकल्पना है क्या शब्द हैं सबको स्पष्ट करने वाली होती है। परिभाषिक शब्दों को सरल बनाना, जो शब्द परिभाषा में दिए गए हैं उनको सरल बना देगी। जैसे जोड़ना, जैसे मान लीजिए जमा, जमा क्या है, जोड़ने को कहते हैं हम, तो इसको सरल बना देगी करके। बच्चा जोड़ के देख लेगा दो चीजों को, उसको एकदम सरल रूप में समझ में आ जाएगा कि जमा का क्या मतलब होता है। एक ही विचार को अलग अलग तरह से व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, एक ही विचार को अलग अलग तरह से बच्चा व्यक्त कर सकता है, ये भी क्षमता है गणित की भाषा में। विषय वस्तु समझने का आधार है, विषय वस्तु समझने का आधार है ना, जो भी चीज समझाई जा रही है उसका आधार क्या है, गणित है। तो ये कुछ गणित भाषा के कार्य हैं, गणित विषय की जो भाषा है उसके कुछ कार्य हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज में बहुत सारे टैग वर्ड्स हैं, आप देखिए। अन्य भाषाओं की तरह गणित की भाषा का अपना एक व्याकरण है। अब यहां से प्रश्न आपको कंफ्यूज करने वाला दे देगा कि गणित भाषा का अपना व्याकरण है या फिर नहीं है, किसी भी तरह से पूछ सकता है इस प्रश्न को। तो आपको समझ लेना चाहिए कि गणित का खुद का एक ग्रामर है, इसमें संज्ञा, क्रिया, विशेषण सारी चीजें पाई जाती हैं। गणित की भाषा मुख्य गुण है शुद्धता, गणित की भाषा में शुद्धता होती है। सवाल या फिर ठीक होगा या फिर गलत होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको उल्टा सीधा करके आप निकाल लोगे, नहीं, बिल्कुल या फिर ठीक होगा या फिर कठिन होगा। यथार्थता होती है, यानी कि हर बार वही आंसर आता है, ऐसा नहीं है कि 2 और 2 को आप प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा, वही आएगा। सत्यता होती है, वही मैं आपको बता रहा हूं कि 2 और 2 को प्लस करोगे तो 4 ही आएगा, ऐसा नहीं है कि 5 आ जाएगा। और सक्षमता होती है, गणित अपने आप में सक्षम है, उसका खुद का एक व्याकरण है। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए संज्ञा, क्रिया, विशेषण, तो जो आप गणित में देखते हो कि चीजों को आपको जमा करना है, गुणा करना है, पद, प्रत्यय, सूत्र, ये जो हिंदी के वर्ड हैं ये अपने आप में क्या है, यही तो व्याकरण के सारे शब्द हैं। जो सारे चीजें गणित में हिंदी में पूछी जाती हैं, वो हिंदी या फिर इंग्लिश में बोली जाती हैं, वो सारी क्या है, व्याकरण में आ जाती हैं। तो खुद का अपना एक व्याकरण भी है इसका। ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं है, गणित एक स्वतः ही एक भाषा है, गणित स्वतः एक भाषा है ना। जैसे किसी भाषा पर ही डिपेंड नहीं है कि हिंदी इसको यूज करनी पड़ेगी, इसमें संस्कृत यूज करनी पड़ेगी, इसमें इंग्लिश यूज करनी पड़ेगी, नहीं। गणित की खुद की एक भाषा है, यानी कि गणित अपने आप में भाषा है जिसमें चिन्ह होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, कॉमा, ये सारी चीजें चिन्ह होती हैं। नियम होते हैं, जैसे जो प्रमेय वगैरह जो होती हैं उसमें नियम होते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, गणित की एक खुद की भाषा है। गणित ऐसा नहीं है किसी भाषा पर डिपेंड है। ठीक है, गणित संप्रेषण का एक साधन भी है और माध्यम भी। आपसे पूछ लेगा कि संप्रेषण के साधन हैं हिंदी, इंग्लिश, सॉरी हिंदी, मान लीजिए हिंदी दे देगा, गणित दे देगा, ये दोनों दे देगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप लगा के आ जाओगे हिंदी। लेकिन नहीं, आपको बोलना है ये दोनों, हिंदी भी संप्रेषण का माध्यम है और गणित भी। ये चीज आपको बड़े ध्यान से याद रखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चे गलत करके आ जाते हैं क्योंकि वो पढ़ते नहीं है ना। तो गणित संप्रेषण का एक साधन भी है और माध्यम भी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दे दी। और अब बढ़ते हैं टैग वर्ड्स नेगेटिव की ओर। ठीक है, नेगेटिव टैग वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। ये यहां पर पॉजिटिव लिखा रह गया है, ठीक है, यहां पर नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं ये। अब कुछ नेगेटिव बता देता हूं। मैंने आपको पॉजिटिव इतने बता दिए कि पॉजिटिव की सहायता से आप पूरा मैथ्स पेडागोजी कर आओगे, लेकिन आपको कुछ नेगेटिव भी बता देता हूं। जैसे उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, बोल देगा कि गणित जो है वो निचली कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, वो उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, गणित हर कक्षा के लिए उपयोगी है। व्यवसाय बनाने के लिए, बच्चों को व्यवसायी बनाना है, बच्चों को बिजनेसमैन बनाने के लिए है गणित, नहीं। ये आपको दिख जाए तो टिक करके चले आना, नेगेटिव होगा तो यही आंसर होगा। अगर पॉजिटिव पूछा है तो ये कभी आंसर
नहीं होगा। रोजमर्रा के कार्यों के लिए, जो रोजमर्रा के कार्य होते हैं उनके लिए होता है गणित, तो ये भी अपने आप में नेगेटिव है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, गणित में ऊंची चीजों की पढ़ाई करना, अमूर्त चीजों की पढ़ाई करना, यानी कि गणित को एकदम कठिन बनाना, उसके ऊपर ऊपर चीजों की पढ़ाई करना, ये गलत चीज है। ये आपको दिख जाए नेगेटिव है, ऑप्शन टिक मार के चलिए आना अगर नेगेटिव पूछा है तो। और इस तरह के बहुत सारे दोस्तों नेगेटिव वर्ड्स हैं। अगर आपने बाल विकास की ईवीएस के देखे हैं तो वो सारे नेगेटिव टैग वर्ड्स मैथ्स में भी उपयोग होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, केवल, ही, मात्र, भी, है ना, याद करना, है ना, बहुत सारी कंठस्थ करना, स्मरण करना, ये सारे नेगेटिव हैं, तो मैथ्स पेडागोजी में भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सारे जो नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं इनको भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो दोस्तों ये आज मैंने मैथ्स पेडागोजी की टैग वर्ड्स और टैग वर्ड्स की वीडियो बनाई है, और इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दी है और पूरा मैथ्स पेडागोजी का निचोड़ करने की कोशिश की है। अगर आपको यहां से कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर करके जरूर जाना, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।